हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रियल नंबर सिस्टम पर हम पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था, फंडामेंटल सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर आज थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज किया है वीडियोस को बनाने का। अब अभी से हम लोग क्या करेंगे, ये सारा कंटेंट जो है वो क्या करेंगे, वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले पर शो होगा। तो वही कोशिश है, उन दिन पर दिन अच्छा करने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक पर। देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। देखिए, अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो एक्चुअली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो हमारे पास में रियल होते हैं, यानी एक हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। दूसरे नंबर जो होते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यानी एक तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास रियल नंबर्स का हो गया, और दूसरा पार्ट किसका हो गया? कॉम्प्लेक्स का हो गया। अब रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात होने लगती है तो फिर बच्चों क्या होता है कि अब आपको वहाँ पर कॉम्प्लेक्स की तो बात करें, वो तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में है। जो कॉम्प्लेक्स है वो किसकी फॉर्म में है? ए प्लस आई बी की फॉर्म में है। लेकिन अभी हम जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स में बच्चों आपको देखना क्या है कि आपके ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ऐसा माना गया है। लेकिन केवल केवल इतनी सी बात ही पता नहीं होनी चाहिए आपको जब आप बात कर रहे हो रियल नंबर्स की। जैसे अभी एक डेफिनेशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अ नंबर is called a rational number if it can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0, denoted by capital Q। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल्स अगर उन्होंने बात की हुई है तो वो उन्होंने बताया 1/2, 3/4, 4/5, -2/3 और आर ऑल रेशनल नंबर्स। अब सिंपली अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बारी आए तो वो क्या हो सकता है? Q इज इक्वल टू होता है पी वाई क्यू, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहली लाइन है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि जो ये लाइन आप देख पा रहे हैं, इसमें देखो ये लिखा हुआ है क्या? सिंपली Q इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? पी वाई क्यू, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखो बच्चों, है क्या कि केवल केवल हम लोगों को इतनी बात पर ध्यान नहीं रख देना चाहिए। ध्यान देने के लिए बातें कौन कौन सी हैं कि देखो, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में P अपॉन Q तो होना ही चाहिए। P और Q दोनों के दोनों आपके को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर भी ये दोनों होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपने मान लो एक ले लिया, टू ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, मान लो फाइव ले लिया। तो जैसे आप टू और फाइव लेंगे तो टू को जब हम लोग लिखेंगे तो टू को कैसे लिख सकते हैं? टू इंटू वन। और फाइव को कैसे लिख सकते हैं? फाइव इंटू वन। तो दोनों का कॉमन फैक्टर बच्चा कौन है? वन है। तो आपके ऐसे नंबर्स जो आपके को प्राइम नंबर्स, आपके वो नंबर्स कहे जाएंगे जिनको आप ईजिली आप उनको जब आप राइट डाउन करेंगे, वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होंगे और उनके पास में कोई अदर देन कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उनके पास में कोई अदर देन कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये बात बड़ी ज़रूरी है और आपको ये समझनी चाहिए थी। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। अब हम इससे पहले और बात करते हैं, आपको समझा रहा हूँ मैं। तो उसमें आपको क्या समझना है, जैसे जैसे क्या समझना है कि जो डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि मैं आप देख पाएँगे डेसिमल एक्सप्रेशंस में अगर आप देखें, तो मैं बता रहा, 1 मिनट रुकना ज़रा, मैं इसको थोड़ा-सा सही कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी सही है। अब मैं ले रहा हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चा कि जैसे डेसिमल एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, तो डेसिमल एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में उन्होंने क्या होता है कि द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ अ रियल नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन द लाइन इफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर
terminating, recurring, then the number is called a rational number. देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर की बात कह रहा है वो। मैं आपको एक बात समझाऊँ, जैसे आपने के पास में 0 पॉइंट मान लो 5 है, 0.5 है इस तरीके से। अब मैं इसको क्या पढ़ूँगा कि ये भैया मेरा ये एक डेसिमल नंबर है। लेकिन डेसिमल नंबर को मैं जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, जैसे मान लो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5/10 लिख दिया। 5 बन जा कितना किया 5 किया, 5 2 जा बच्चा कितना किया 10 किया, तो आंसर हमारे पास कितना आया 1/2 आंसर आया। अब दोबारा से समझो, जब ऐसा आ गया तो अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं जो रियल लाइन होती है, जो कि हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलती है। कहाँ चलती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलती है। यहाँ कहीं न कहीं 0 होगा जो इसको रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा, इसके बाद में यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, इस तरीके से यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -2 होगा, इस तरीके से चलेंगे। तो जैसे आप अगर इस बात को ध्यान से समझें, तो जैसे अगर आप जब 0 से लेकर के 1 के बीच में जा रहे हैं, तो आपको 0.1 मिल रहा है, 0.2 मिल रहा है, 0.3 मिल रहा है, 0.4 मिल रहा है, इस तरीके से ही तो मिल रहा है। फिर वो धीरे-धीरे जब जा रहा है तो वो 0 पॉइंट कहाँ तक पहुँचा? 0.9 तक पहुँचा, 0.9 हुआ, फिर उसके बाद में 1 आया। फिर ऐसे ही जो अगली यूनिट है, जो अगली यूनिट का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 0 1 से लेकर के 2 की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं 1 से लेकर के 2 की बात करूँगा तो हमारे पास में क्या केस आएगा? उसके बाद हमारे पास केस आएगा कि उसके बाद हमारे पास केस आएगा कि हमारे पास 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, ऐसे करते करके चलता चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके ऐसे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी वो नंबर लाइन पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाए जाते हैं। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्म, मतलब वो ये भी कहना चाहता है कि जैसे जो रियल लाइन आपने बनाई है, जैसे जो रियल लाइन बनाई है, जैसे माइनस इनफाइनाइट बनाया आपने और यहाँ आपने प्लस इनफाइनाइट बनाया, माइनस इनफाइनाइट बनाया आपने और यहाँ पे कितना बनाया प्लस इनफाइनाइट बनाया। तो आपको इस बात के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि इस बारे में भी पता होना चाहिए कि इसमें जो नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे, इसमें जो नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे वो डेसिमल से भी हो सकते हैं, मतलब वो नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो 1/2 रिप्रेजेंट हो सकता है, √2 रिप्रेजेंट करो तो वो भी रिप्रेजेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर्स जो हैं, जो रेशनल हैं और इरेशनल हैं, वो दोनों ही रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। ये बात थोड़ी-सी ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। ये मैं इसको थोड़ा-सा और सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो, ये हटा दिया मैंने। अब इसके बाद मैं इधर इससे मैं ऐसे कर लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ। अब मेरे पास में ये ठीक है। ठीक काम हो रहा है, अब सही हो रहा है। यहाँ पे इधर करके मैंने इसको कर लिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि व्हेन द रिमाइंडर्स बिकम्स, मतलब केस उन्होंने फर्स्ट बनाया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। ये देखो लिखा केस, केस फर्स्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, कह रहा कि एवरी रेशनल नंबर्स p अपॉन q डज नॉट इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल ऑन डिवाइडिंग p by q when the remainder becomes 0। मतलब देखो, इस बात को इतने लंबे तरीके से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बहुत बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। वो बेसिक तरीका क्या है? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एवरी रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर होगा, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है और कैन बी एक्सप्रेस्ड, यस ऑफ कोर्स आप उसको कर सकते हैं। कोई भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में जा सकता है, अगर उसमें केस बनाया उन्होंने। अगर उन्होंने केस बनाया क्या कि अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, जैसे पी अपॉन क्यू जैसे मान लो लिखा है ना, जैसे इसकी जगह पे तुम एग्जाम्पल ले लो कि आप 1/2 रखना चाहते हो,
ये एग्जाम्पल ले लो। तो अगर 1/2 रखना चाहते हो ना, तो 1/2 जब रखोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 0.5 आएगा। यानी आंसर कितना आएगा? 0.5। अब जैसे ये 0.5 आ गया, तो 0.5 क्या फुल्ली, मतलब एक तरीके से उसमें रिमाइंडर तो बचा नहीं था ना। तो जब रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब क्या है? वो टर्मिनेटिंग हो गया। इसका मतलब क्या है? कि वो टर्मिनेटिंग हो गया। तो कहने का मतलब यही था कि आपके ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हों, और पी वाई क्यू की फॉर्म में हों, और पूरी तरीके से वो डिवाइड भी हो रहे हों, तो फिर उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब उनका रिमाइंडर जीरो आ रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? टर्मिनेटिंग नंबर। ये देखो ये वाला पॉइंट जो है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर जैसे अब दूसरा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया, जैसे वो एग्जाम्पल ले रहे हैं 52/100 ले रहे हैं। एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं? 52 बाई क्या ले रहे हैं? 52 बाई कितना ले रहे हैं? मैं देखो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 52 बाई क्या ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं। अब जैसे 52/100 ले रहे हैं, तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कैसी? नीचे आप डिनोमिनेटर देखो ज़रा, डिनोमिनेटर में कितना लिखा है? 100 लिखा है, मतलब 2 ज़ीरो लगी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ये चीज़ फिक्स कर सकते हो कि आपको 2 डिजिट बाद ही डेसिमल को फिक्स कर देना है, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो देखो पहले 52 लिख दिया, उसके बाद में डेसिमल लगा दिया, और इसका मतलब क्या होगा? कि ये फुल्ली टर्मिनेटिंग है। कैसा है? फुल्ली टर्मिनेटिंग। मतलब अब इसमें अगर आप देखें, तो आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, मतलब रिमाइंडर इसका कितना होगा बच्चा? 0 होगा। अब आओ दूसरी बात। देखो टर्मिनेटिंग में केवल केवल इतनी ही बात नहीं ध्यान रखनी होती। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या ध्यान रखना होता है? देखो टर्मिनेटिंग का एक केस ये है कि आपका जो पी वाई क्यू की जो जैसे जो फॉर्म होती है, जैसे ये वाली जो फॉर्म है, जैसे पी वाई क्यू की फॉर्म है ये, तो इसमें ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जो क्यू है, वो या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब क्या? कि टर्मिनेटिंग तभी माना जाएगा जब वो किस फॉर्म में हो? 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्मेट में हो, तभी वो आपका टर्मिनेटिंग माना जाएगा। अब अच्छा कैसे? एग्जाम्पल समझो। आप एक बात समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल डाल रहा हूँ, मैंने लिखा 5, फिर मैंने अपॉन में लिख दिया कितना? 2। अब मैं आपसे कहूँगा कि ये टर्मिनेटिंग है। मैं कह रहा हूँ कि ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ठीक है? ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कह दिया आपने टर्मिनेटिंग है? एक तो देखो बेसिक तरीका तो पुराना वाला, कौन-सा? कि आप 2 से डिवाइड कराएँगे किसमें? 5 में। अगर आपने 2 से 5 में डिवाइड कराएँ, तो आपको कितना रिज़ल्ट मिलेगा? 2.5। कितना रिज़ल्ट मिलेगा? 2.5 रिज़ल्ट मिलेगा। अब दूसरी बात, मैं इसी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि जैसे जब ये 5/2 लिखा था, क्या लिखा था? 5/2। मैंने आपको केस बताया क्या? कि टर्मिनेटिंग तब और होगा जब आपका p/q की जो फॉर्म है, यानी जो वेयर जो q है, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, तो मेरी ये बात इस वाले फॉर्मेट से मैच करती हुई नज़र आ रही है कि हाँ भाई, सही कह रहे हो आप कि जो 5 के अपॉन में जो 2 लिखा हुआ है, वो किसको फॉलो कर रहा है? 2 की पावर m, यानी इसका मतलब इस 2 पर ये 2 अकेला नहीं लिखा है, इस पर कितनी पावर लगी हुई है? इस पर पावर लगी हुई है 1। यानी कुल मिलाकर के ये इस बात को फॉलो कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सही मायने में देखा जाए, जब भी आपको 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्मेट मिलेंगी, इसका मतलब क्या होगा? कि 2 और 5 का ही पेयर ऐसा होता है जो मिलकर के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को क्रिएट करता है। जैसे मतलब अब ये मत सोच लेना कि केवल 2 और 5, मतलब 2 और 5 इन द सेंस ये है कि जैसे जो 2 के मल्टीपल्स भी हैं, जैसे कि आप मान लो 4 है, या मान लो 6 है, या मान लो 8 है, या मान लो 10, मतलब 8 तक मैं आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब 2 आपका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्रिएट कर सकता है, तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 2 के अलावा जो उसके मतलब कि जो मल्टीपल्स हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए अब आप एक पहला एग्जांपल देखो। देखो मैंने जो बात अभी समझाई थी, वो देखो यहाँ लिखी हुई है। ये देखो लिखी हुई है वो बात। क्या लिखी है? कि एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/2 टू द पावर n
इंटू 5 टू द पावर n, और m वो कह रहा है वेयर p जो है वो बिलोंग्स किसको कर रहा है, z को, यानी z इन द सेंस आप मान के चल सकते हैं कि वैसे तो यहाँ पर नेचुरल पावर का केस होना चाहिए, वैसे तो यहाँ पर नेचुरल पावर का केस होता है, z जो है वो इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m और जो n है, p किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे अब आप ये देखो दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पर देखो, ये देखो चीज़ नज़र आ रही है। ये क्या चीज़ लिखी हुई है? उसमें लिखा है कि फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बताया कि 5/8। अब आप 8 को देखो ज़रा, 5 की तो काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अगर हम 8 को देखें तो 8 को हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कम से कम अगर इसको उससे कंपेयर किया जाए तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चा, 3, और हमारे पास में डाटा कितना था कि या तो वो 2 की पावर m की फॉर्मेट हो या फिर कौन सी फॉर्मेट हो, 5 की पावर n की फॉर्मेट हो। यानी 2 की पावर 3 जो है वो निश्चित रूप से इस बात को फॉलो कर रहा है कि 2 की पावर n m जो है वो 2 टू द पावर 3 को बना रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये बात मैच कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सीन है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो बात थी वो हमारी पुरानी वाली बात से मैच कर गई। यानी P/Q जिसको मैंने बताया था कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका एक बात इससे मैच कर रही है कि वो भले 5 नहीं है। मतलब अगर आप देखें, ये मत सोचना कि सर आपने तो कहा था 8 मतलब 5 होना ही चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि या तो 2 की पावर n की फॉर्म हो या 5 की पावर m की फॉर्मेट हो या फिर दोनों की हो या दोनों में से एक-एक करके किसी का भी होगा चलेगा। अब जैसे यहाँ पर 8 था तो आपके मन में आएगा सर 5 तो है नहीं, तो लेकिन वो हिडन रूप से अगर आप देखें तो 5 है, क्योंकि 5 पर पावर यहाँ पर हम लोग कितनी लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। पावर कितनी लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब 5 पर पावर 0 लगाएँगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो क्या एक्स्पोनेंट रूल कहता है a टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये बात वहाँ से फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। बात समझ में आ गई? अब आओ आगे। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि 5 टू द पावर जब 0 लिखा हुआ था, इसीलिए उसने ज़ेड लिखा था। उसने क्या लिखा था? ज़ेड, और ब्रैकेट में कितना लिखा था? m, n। मतलब ये दोनों किसको बिलॉन्ग कर रहे हैं? इंटीजर्स की तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात है, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है? अब जैसे हमारे पास में दूसरा एक पॉइंट निकल के आया। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि अगर आप इस चीज़ को समझें, किस चीज़ को समझें? जैसे ये एग्ज़ाम्पल देखो, ये वाला एग्ज़ाम्पल, ये दिख रहा है? इसमें क्या लिखा है, 4/45 इज इक्वल टू 4/3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पहले इस 45 को जब इसके एलसीएम लिया होगा, इस तरीके से नहीं एलसीएम लेते हैं, या तो पता होगा। तो जैसे इन्होंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 15 आया, ठीक है। फिर 3 से किया तो 5 आया, फिर 5 से किया तो कितना आया, 1 आया। तो कुल मिलाकर के जब इन्होंने इसको लिखा तो 3 पर पावर कितनी लिखी, 2 लिखी, और यहाँ कितना लिखा, 5 पर पावर यानी 1 लिखी। तो देखो, अगर हम इसको अगर हम लोग देखें, अब सवाल ये उठता है कि सर क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? क्योंकि इसमें एक बात तो मैच कर रही है कि पिछले वाले में जब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ पर ये वाली बात आपको मैच करते हुए नज़र आ रही थी कि उसमें भी 5 था और यहाँ पर भी 5 आ रहा है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर 3 पर पावर 2 आ रही, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? केवल टर्मिनेटिंग के केस में यही वाली बात लागू करती है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ये तो इसके अदर देन हो गया, भाई ये इससे तो मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होगा, आपको मना करना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। आप क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। अब जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर आप इसको क्या का नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या नाम देंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको नाम दे रहे हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनो, अब थोड़ा-सा बिल्कुल ही नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ये देखिए आप, ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ इन अ रेशनल नंबर p/q प्राइम फैक्टर्स ऑफ q
आर अदर देन 2 एंड 5। देखो कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो वही बात आपको घुमा फिरा के मिलेगी। जब हम टर्मिनेटिंग की बात कर रहे थे तो हम डिनोमिनेटर में जो q था उसको 2 और 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म बता रहे थे। इवन मतलब आप कह सकते थे कि 2 पर की पावर कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। मतलब हम मिनिमम अगर देखें तो हम लोग होल नंबर के केस ले रहे थे। जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल था, 2 की पावर 3 थी, 5 की पावर हमने कितनी कर दी थी? 0 कर दी थी। अब ये उसको लिए मना कर रहा है। ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करिए, कह रहा है कि आपके पास में जो फॉर्म होनी चाहिए वो P और Q, उसमें जो Q है वो Q के बारे में बता रहा है कि Q जो है वो कैसा होना चाहिए, अदर देन होना चाहिए 2 और 5, यानी जैसे 3 हो जाएगा, जैसे मान लो 7 हो जाए, या मान लो कह सकते हैं 11 हो जाए। मतलब इस तरीके से केस कुछ भी हो, 2 और 5 का ना तो पेयर हो, ना 2 हो, ना 5 हो, कह रहा तो बात बन जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी तुम्हारे पास एग्जाम्पल जैसे ये था आपके पास में 4/45 था। तो जब 4/45 आपके पास में एग्जाम्पल था, तो जब आपने 4 को लिखा तो 45 जो ब्रेक हुआ वो कैसे ब्रेक हुआ? 3 की पावर कितना 2 हो रहा था, 3 की पावर 2 हो रहा था, 5 की पावर 1 हो रहा था। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो 2 की पावर तो कुछ आ नहीं रही। अब ऐसे मान लो तुमको लिखना है, जैसे मान लो इन्होंने लिख दिया, तो 2 की पावर मान लो जैसे हमने 0 लिखा, तो इसको लिखने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क थोड़े ना पड़ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू तो 1 ही है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू तो 1 है। तो कुल मिलाकर के अब आप इसको देखेंगे तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये तो अदर देन है। ये कैसी है? ये तो अदर देन है। ये तो अदर देन कैसी है? अदर देन है 2 एंड 5। अदर देन 2 एंड 5। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेट का मतलब इसका रिमाइंडर, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इसका रिमाइंडर 0 जो है वो नहीं आ रहा है। इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा। अब जैसे दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर आपको लेना है, सपोज़ करो दूसरा एग्जाम्पल मान लो आपको लेना है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 5 अपॉन, जैसे मान लो 5 अपॉन 21 उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, तो 5 अपॉन 21 क्या हो रहा है? वो 3 की पावर बन रही है 1 और 7 की पावर बन रही है 1। तो इन ये कैसा होगा? मतलब ये ऐसा होगा कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि ये देखो जो पॉइंट है यहाँ पर, ये देखो पॉइंट जो है, इसमें लिखा हुआ है कि 5/7 जो है, 5 अपॉन जो 21 है वो आंसर दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है 2, 3, फिर दे रहा है 8, फिर दे रहा है 0, फिर दे रहा है 9, फिर दे रहा है 5, और उस पर ये इस तरीके से उन्होंने बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बार-बार रिपीट कर रही है। मतलब 238095 के बाद में फिर से 238095 आएगा, फिर उसके बाद में 238095 आएगा। तो ये चीज़ लगातार रिपीट होती जा रही है, इसीलिए वो किस कैटेगरी में जा रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में जा रहा है। एक बात और मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जितने भी डिजिट पर इस तरीके से बार लगा होता है, तो अगर आप उनकी काउंटिंग करें, जैसे मैं इसकी काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो ये जो 6 इसका रिजल्ट होगा, 6 जो है वो इसका लेंथ ऑफ पीरियड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ पीरियड इसको बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में मैंने आपको 2-3 चीज़ें कन्फर्म कराई। कौन-कौन सी चीज़ें? एक तो रेशनल नंबर कन्फर्म कराया, दूसरा नंबर सिस्टम में हम क्यों नंबर सिस्टम में कैसे आते हैं, जैसे नंबर्स में क्या कैटेगरी है, एक तो रियल की है, एक कॉम्प्लेक्स की है। कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्म है वो a+ib की है, रियल में ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, नेचुरल है, होल है, ये सब बेसिक बातें आपको पता हैं, मैं भी कई बार बता चुका हूँ, तो मैंने उनको नहीं डिफ़ाइन किया है, मैंने बेसिक से चीज़ों को नहीं लिया है, सीधा-सीधा इस पेज पर लिखी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको आपको कवर कराया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अब हम जो ये मैंने आज ये नया ट्राई किया था, तो मेरा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और भी लोगों को सजेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।